दोस्तों, आओ तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट पेपर करने वाले हैं। ये एग्जाम कब होने वाला है? तो एग्जाम भी जो है वो 17 मार्च को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, तो इसमें हम अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी जो है वो टेस्ट के माध्यम से ही देख सकते हैं। कोर्स का पूरा रिवीजन भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हमारी चीजें कहाँ तक प्रिपेयर हो चुकी हैं और कहाँ पे हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी क्रम में जो हम टेस्ट पेपर चला रहे हैं, अभी हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट चला रहे हैं। जैसे अभी हमने साइंस का टेस्ट उठाया है, तो साइंस में जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे दृष्टि का करवा दिया है, एचडी फॉर सिविल सर्विसेज के 2 टेस्ट हैं, इसको करवा दिया है। ध्येय का भी आ गया है, ध्येय का टेस्ट करवा दिए हैं, संस्कृति का टेस्ट करवा दिए हैं। तो जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इनके टेस्ट को हमने कवर कर लिया है सब्जेक्ट वाइज। तो अभी साइंस का आ रहा है, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट का आएगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा, ऐसे सब्जेक्ट वाइज आएगा। और फिर लास्ट में जो है वो हम एफएलटी करवाएंगे, जो इसके फुल लेंथ टेस्ट हैं वो सभी इंस्टीट्यूट के। इससे क्या होगा कि अभी कम टाइम है, तो कम टाइम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत होती है। तो आज जो हम टेस्ट देखेंगे वो है एचडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट है, और ये साइंस का टेस्ट है, टेस्ट 1। इसके पहले भी इसका जो है टेस्ट 2 आ चुका है। यहाँ पे टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है, और ये 100 के 100 क्वेश्चन जो है ना, ये साइंस से ही संबंधित हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलने से मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से कंटिन्यूटी के साथ कर पाऊंगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है, पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ फ्री है और पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिया जाएगा, और वो बिल्कुल फ्री है पीडीएफ। तो आप इसको देख सकते हैं, अपने आप भी लगा सकते हैं टेस्ट को। और ये जो टेस्ट है ना, ये बाइलिंगुअल टेस्ट है, इसको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम के छात्र जो हैं वो इसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है, जो जब 2 पिंडों पर समान आवेश होते हैं और उन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए, जब 2 पिंडों पर समान आवेश होगा ना, तो वे एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है, दृष्टकारी एक उपकरण है जो 2 दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। तो जो रेक्टिफायर होता है, ये 2 डायमेंशनल अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो किसमें कन्वर्ट करता है, तो सिंगल डायरेक्शन डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है कि डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यक्ष धारा जो डायरेक्ट करंट है उसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो डायोड होता है, डायोड का जो उपयोग ही किया जाता है कि जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, 2 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है, संवेग जो मोमेंटम होता है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है तो उस पर जो बाह्य बल लग रहा है उसके ये बराबर होती है। सेकेंड है, जब अंतरिक्ष में गिरता हुआ कोई पिंड, जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय दबाव के कारण वो जल जाता है। तो देखिए, जब भी कोई अंतरिक्ष से पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में गिरता है तो वो वायुमंडलीय दबाव नहीं, बल्कि वो घर्षण के कारण जलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो जो है वो घर्षण के कारण जो है वो जलता है, जैसे उल्का पिंड वगैरह जल जाते हैं, ना कि वो वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो इसलिए सेकेंड वाला जो है वो गलत हो गया। थर्ड है, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है और जिंक क्लोराइड, इनका जो उपयोग है वो शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। फोर्थ है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो बिल्कुल करेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, 2 गलत हो गया, 1 3 4 इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि हवा पानी की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि हवा जो है वो पानी की तुलना में कम संपीड्य होती है। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि जो पानी होता है, पानी हवा की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है और पानी हवा की तुलना में कम संपीड्य होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। WHO ने बताया है कि जो 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि होती है वो मनुष्य के लिए सबसे
उपयुक्त होती है। थर्ड है ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक, तरल माध्यम में कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो ठोस की ध्वनि होती है उसके माध्यम पे ये डिपेंड करती है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद से जो है वो तरल में होती है, फिर सबसे कम जो है वो गैस में होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी करेक्ट हो गया, 2 और 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो गॉस चुंबकीय प्रवाह घनत्व के माप की इकाई होती है। तो देखिए गॉस जो होती है ये चुंबकीय प्रवाह घनत्व के माप की इकाई होती है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और लेंस की जो शक्ति होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है क्यूरी रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। तो देखिए जो रेडियोधर्मिता की इकाई है वो क्यूरी नहीं है, बल्कि वो है बेकुरल। बेकुरल जो है इसकी इकाई है, ना कि क्यूरी है। तो फोर्थ वाला गलत हो गया, 1 2 3 सही। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सेकंड है वृत्ताकार गति करते समय किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है एक सीधे रेखा में गति करने वाले कण के वेग को रैखिक वेग कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो एक सीधी रेखा में गति करने वाले कण होते हैं उनको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी वस्तु के जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसको त्वरण कहा जाता है। और किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो ये जो वस्तु का संवेग होता है उसमें द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ना कि आयतन होता है। तो इस वजह से जो है ये गलत हो गया। तो संवेग बराबर, ये ध्यान रखिएगा, संवेग बराबर क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान इंटू उसका वेग। तो सेकंड गलत हो गया, केवल एक से, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि वॉशिंग मशीन और दही से मक्खन निकालना अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन हो गया या दही से मक्खन निकालना, ये अभिकेंद्री नहीं बल्कि ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करते हैं, इसलिए पहला तो गलत हो गया। सेकंड है किसी वस्तु में वह बिंदु जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो बांध होता है उसमें जो रोका गया पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला गलत हो गया, केवल 2 और 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो मोमबत्ती होती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक सेल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, वो प्रकाश ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को नहीं, ये ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। फोर्थ है डायनामो जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए जो डायनामो होता है अभी हमने पीछे देखा था, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। केवल करेक्ट है 1 और 2, तो सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है पृष्ठ तनाव से संबंधित। तो देखिए पृष्ठ तनाव के जो उदाहरण है वो है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति कर पाना, बिल्कुल करेक्ट है ये। और जल की सतह पर लोहे की सुई का तैरना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है पानी में डुबोते समय शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपक जाना। देखिए जो शेविंग करने वाला जो ब्रश होता है वो पानी से बाहर निकलने पर जो आपस में चिपकते हैं, ये कारण है पृष्ठ तनाव का, ना कि पानी में डुबोते समय, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, पानी में डुबोते समय नहीं बल्कि पानी से जो है वो बाहर निकालते समय ये चिपकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा केवल 1 और 2 सही है, तो ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। तो देखिए जो गेंद आता है उसको पकड़ते समय खिलाड़ी जो है अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम नहीं है, ये सेकेंड लॉ है। न्यूटन की गति का जो है वो सेकेंड लॉ है।
सेकंड है इसमें कि चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे और झुक जाना न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण। गलत, ये न्यूटन के जो गति है इसका ये फर्स्ट नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है एक बंदूककारी को अपनी बंदूक से गोली चलाते समय झटका पीछे की ओर लगता है, ऐसा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, तो बिल्कुल सही है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है ये। यहाँ पे केवल 3 वाला ही सही है, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, केवल 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला है ब्यूटीरोमीटर का उपयोग पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। देखिए जो ब्यूटीरोमीटर है इसका उपयोग जो है ये दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो जो दूध उत्पादक होते हैं तो उसमें जो उनकी फैट का मेजरमेंट है वो ब्यूटीरोमीटर से किया जाता है, ना कि कार्बनिक अम्ल की मात्रा मापी जाती है, तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। सेकेंड है चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में घूमता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड है स्प्रिंग में गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं होता है, लेकिन पेंडुलम की आवर्त गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्प्रिंग में जो है वो गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं होता, लेकिन पेंडुलम के लिए आवश्यक होता है। तो गलत पूछा है तो गलत यहाँ पे ए है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इनके कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला इसमें कि भाप का इंजन उष्मागतिकी के दूसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो भाप का इंजन है ये उष्मागतिकी के दूसरे नहीं बल्कि ये प्रथम नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकेंड है वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो वायुयान होता है बिल्कुल करेक्ट है, ये बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पे काम करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है सोनार पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है, जो सोनार होता है अल्ट्रासोनिक वेव के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे जो है वो 2, 3, 4 करेक्ट हैं और सही ही पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे पहला है कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग जो है वो स्थिर है, तो उसका परिपथ जो है वो दीर्घवृत्तीय पथ होगा। देखिए गलत है, क्यों? क्योंकि जब कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग जो है वो अगर परिवर्तित हो रहा है, अगर उसका संवेग जो है अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसका जो पथ होगा वो दीर्घवृत्तीय पथ होगा। सेकेंड है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जो वाष्प दाब है अगर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव जो है वो उबलने लगता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड है ध्रुवण, ध्रुवण एक ऐसा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गलत पूछ रहा तो केवल एक वाला गलत है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला है स्वचालित कलाई घड़ियां हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, जो स्वचालित कलाई घड़ियां होती हैं उनमें हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड है जब कोई व्यक्ति अति संवेदनशील स्केल पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो स्केल की जो रीडिंग है वो कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। थर्ड है प्रत्यानयन बल के लिए जड़त्व की आवश्यकता होती है क्योंकि यह वस्तु को संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरल आवर्त गति होती है। देखिए प्रत्यानयन बल के लिए जो है वो जड़त्व की आवश्यकता होती है क्योंकि यह वस्तु के संतुलन के माध्यम से ही आगे बढ़ाता है और उसके परिणाम स्वरूप सरल आवर्त नहीं बल्कि आवर्त गति होती है। ध्यान रखिएगा, सरल आवर्त नहीं, केवल जो है वो आवर्त गति होगी, तो इस वजह से थर्ड वाला गलत हो गया, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भौतिक राशियां हैं और मात्रक हैं। तो कोणीय वेग, कोणीय वेग जो है इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है रेडियन प्रति सेकेंड। तो इसको जो है त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। और कोणीय त्वरण का क्या मात्रक है? तो इसका रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड है। और संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, ना कि प्रति वर्ग सेकेंड, इसलिए से ये गलत हो जाएगा। प्रति वर्ग सेकेंड नहीं होता है जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो 4 गलत हो गया, केवल 1, 2, 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। उपकरण है और आविष्कारक है। तो जो उपकरण है साइक्लोट्रॉन उपकरण है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था अर्नेस्ट ऑरलैंडो क्लॉरेंस ने, बिल्कुल करेक्ट है। गायरोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो विल्हेम कॉर्नाड रोएंटजन ने नहीं किया था। गायरोस्कोप का जो
आविष्कार किया था वो लियोन फौकॉल्ट ने किया था। लियोन फौकॉल्ट ने जो है वो गायरोस्कोप का आविष्कार किया था। और थर्ड है राडार। राडार का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड होयट टेलर और लियो क्रॉफर्ड यंग ने किया था, बिल्कुल करेक्ट है। और बैरोमीटर का किया था इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने। तो यहाँ पे देखिए जो गलत है वो है बी वाला। बी वाला जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विल्हेम कॉर्नाड रोएंटजेन इन्होंने किसका खोज किया था, तो ये ध्यान रखिए इन्होंने जो है वो एक्स रे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और आभासी होगा। सेकंड है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी, इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो बैंगनी का जो रंग होता है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो सबसे अधिक विचलन होता है। और सेकंड है जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है। इसीलिए देखते हैं कि रेड लाइट में जो रेड लाइट होती है यातायात में प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है प्रकाश के परावर्तन के कारण हरे प्रकाश में देखने पर लाल कमल का फूल काला दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हरे प्रकाश में अगर हम लाल का कमल फूल देखेंगे तो हमें काला दिखाई पड़ेगा। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनना है। गैस में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। तो गैस में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और तापमान में वृद्धि या कमी पर उन माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। देखिए तापमान में वृद्धि या कमी पर माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है वो अपरिवर्तित होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है उत्तल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में दांतों की दृश्य प्रत्यक्ष और आवर्धित छवियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो दंत चिकित्सा में जो डॉक्टर प्रयोग करता है जिस लेंस का, ये उत्तल नहीं बल्कि ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड वाला गलत होगा, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार होता है। तो देखिए भारहीनता की जब अवस्था होती है तो उसमें जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है उसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है लेजर विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप है। तो जो लेजर है वो विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप है, तो बिल्कुल करेक्ट है। लेजर इज शॉर्ट फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है एक चुंबकीय कंपास सुई हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है। तो जो एक चुंबकीय कंपास सुई होता है वो हमेशा उत्तर पश्चिम नहीं बल्कि वो केवल उत्तर की तरफ इशारा करती है, ना कि पश्चिम की ओर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि फुसफुसाहट के शोर की तीव्रता का स्तर 20 डेसिमल से 40 डेसिमल तक होता है। तो फुसफुसाहट के शोर की जो तीव्रता होती है वो 20 डेसिमल से 40 डेसिमल तक होती है, बिल्कुल करेक्ट है। पत्तों की जो सरसराहट की तीव्रता होती है वो 20 डेसिमल तक होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और चमगादड़ जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की भी ध्वनि सुनने में सक्षम होती है, देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो चमगादड़ होती है वो सुपरसोनिक वेव्स को भी सुनने की उसके अंदर क्षमता होती है, और हाथी जो होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की भी ध्वनि सुनने में सक्षम होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। काला रंग गर्मी का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए गर्मियों में काले कपड़े सीधे सूर्य से प्राप्त उष्मा की पूरी मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भी अपवर्तित नहीं करते हैं, जिससे हमें और भी अधिक गर्मी का एहसास होता है। देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी गलती है, शब्द में गलती है कि यहाँ पे जो है पूरी मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भी
अपवर्तित नहीं बल्कि परावर्तित नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ भी परावर्तित नहीं करते। बहुत छोटी सी शब्द में गलती, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड है डीजल ईंधन, डीजल इंजन ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, तो सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि मीटर स्केल का उपयोग 10⁻³ मीटर से लेकर के 10 स्क्वायर मीटर तक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो मीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर तक होता है। सेकेंड है वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग जो है 10⁻⁴ मीटर की सटीकता की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है स्क्रू गेज और इस फेरोमीटर का उपयोग जो है 10⁻⁹ देखिए गलत है, 10⁻⁹ नहीं बल्कि 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत होगा, केवल 1 और 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है कि त्रिज्या सबसे कम होती है, इसलिए उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है सबसे अधिक होता है। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं या हम पृथ्वी की सतह से नीचे आते हैं, दोनों ही जगहों पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो घटता जाता है। और सेकंड क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता नहीं है। देखिए जैसे ही पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाइए चाहे नीचे आइए, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो मान जो है वो कम ही होगा, घटता जाएगा। इस वजह से सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो 0 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है, गलत विकल्प चुनना है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इस दर से कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह से फेंकी जाती है तो वापस लौट करके पृथ्वी पे नहीं आएगी, वो गुरुत्वाकर्षण को पार करते हुए अंतरिक्ष में चली जाएगी। सेकंड है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 4.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए जो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ना कि 4.2, इसलिए वजह से ये गलत हो गया। थर्ड है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। और डी है चंद्रमा पर एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर एक व्यक्ति के वजन का 1/6वां हिस्सा होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो पूछा गलत विकल्प, तो बी वाला जो है गलत विकल्प है, सही जवाब जो है बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि किसी कक्षा में घूम रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। किसी भी कक्षा में घूम रहा अगर कोई उपग्रह है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होगी उसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तीनों का ही वो योग होगा। सेकेंड है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए उपग्रह के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए जो उपग्रह के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है उसको बंधन ऊर्जा कहा जाता है। और थर्ड है कि किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सरल आवर्त गति के उदाहरणों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सरल आवर्त गति के संबंध में बताना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सीधी रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को जो है सरल आवर्त गति कहा जाता है। तो इसके उदाहरण क्या हैं, तो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति और सरल लोलक की गति और किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर किसी स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति। ये तीनों ही जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। देखिए जो क्रांतिक ताप होता है ना, इससे पृष्ठ तनाव शून्य होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और आदर्श द्रवों का जो पृष्ठ तनाव होता है वो भी शून्य होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो घटता है। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जो किसी भी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा वो घटता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है कि ताप घटाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है।
तो जब भी जो है ताप घटाएंगे तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तरल पदार्थ में दबाव के नियम के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो तरल पदार्थ के संबंध में बताना है। तो देखिए ये द्रव्यों में दाब के नियम की बात कर रहा है। तो पहला है कि द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी जो बिंदु होंगे वहां पे द्रव का जो दाब होगा वो समान होगा। सेकंड है द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो दाब होगा वो सभी बिंदुओं पर बराबर होगा और सभी दिशाओं में बराबर होगा। थर्ड है कि किसी द्रव पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव हमेशा द्रव के संपर्क में आने वाली सतह के लंबवत होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ससंजक बल होता है वो एक ही पदार्थ के समान अणुओं के बीच जो है वो लगने वाला बल होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। जो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगेगा उसको आसंजक बल कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। थर्ड है किसी केशिका में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की जो घटना होती है वो केशिकत्व कहलाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहा जाता है, इसको हुक लॉ कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल होता है वो सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, तो पहला तो सही हो गया। सेकेंड है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो विस्थापित तरल पदार्थ का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होता है। तो ये देखिए ये जो है सिद्धांत ये हाइगेंस का नहीं है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ना कि ये हाइगेंस का, इसलिए ये वाला गलत हो गया। केवल एक सही है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सदिश राशियों के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। सदिश राशियों के साथ बताना, सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिसमें दिशा के साथ साथ जो है वो परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी होती है। और अदिश राशियों में क्या होता है, तो अदिश राशियों में जो है वो दिशा नहीं होती है, इनमें केवल परिमाण होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जो राशियां हैं वो सदिश राशियां हैं। देखिए विस्थापन सदिश राशि है, वजन सदिश राशि है, ऊर्जा जो है ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है ऊर्जा। और बल आघूर्ण कैसी थी, सदिश राशि है। तो पूछा है गलत, तो गलत जो होगा वो सी हो जाएगा। सी वाला जो है ये ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक की तुलना में कम परंतु अचालक की तुलना में अधिक होती है। देखिए अर्धचालक आमतौर पर एक चालक और एक विद्युत रोधी के बीच चालकता को दर्शाता है। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता जो है वो चालक की तुलना में कम होती है परंतु अचालक की तुलना में अधिक होती है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया ये। सेकेंड है कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांजिस्टर में जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग होता है और ये दोनों ही जो है वो अर्धचालक हैं। थर्ड है आकाशीय बिजली वायुमंडल में विपरीत रूप से अवशोषित बादलों के बीच एक विद्युत निर्वहन होती है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो संवहन द्वारा उष्मा स्थानांतरण केवल ठोस और द्रव में होता है। देखिए जो संवहन के द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल तरल पदार्थ और गैस में होता है, ना कि ठोस पदार्थ में। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे गैस और द्रव में जो है उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो संवहन के द्वारा होता है, तो पहला तो गलत हो गया। सेकेंड है संवहन विभिन्न तापमान वाले तरल पदार्थों के संचलन द्वारा उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड है किसी तरल का
उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में बदल जाता है। तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला असत्य है, 2 और 3 सत्य है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। देखिए जो 75 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, और 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है वो शोर कहा जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड है 80 डेसिबल की ध्वनि को शोर कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है घड़ियों में जर्मेनियम हाइड्रोक्साइड नामक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो घड़ियों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, ना कि जर्मेनियम, ये ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक क्वार्ट्ज पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और जो क्वार्ट्ज होता है ये पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे आम खनिज है। तो ये तीसरा नहीं बल्कि ये दूसरा सबसे आम खनिज है। इस वजह से जो है 3 और 4 गलत हो गया, और सही विकल्प का चयन करना, केवल 1 और 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग किया जाता है। तो रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को जो है ऊर्ध्वापातन के द्वारा अलग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्राय तरल अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। जो तरल पदार्थों की शुद्धिकरण में प्रयोग होता है वो आसवन विधि का किया जाता है। और ऑफ-बाउ के सिद्धांत के द्वारा परमाणुओं के कक्षों में इलेक्ट्रॉन के भरने को नियंत्रित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है ये बताना है। तो न्यूट्रॉन एक प्रकार के आवेश रहित मौलिक कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ पाए जाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं एक प्रकार के आवेश रहित मौलिक कण होते हैं और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ ये पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है एक प्रकार के उप परमाणु कण न्यूट्रिनो में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, तो भी बिल्कुल सही है। जो न्यूट्रिनो होता है इसमें कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। थर्ड है बीटा कण में धनावेशित आवेश होता है। तो जो बीटा कण होते हैं उसमें देखिए धनावेशित नहीं बल्कि उसमें जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित आवेश होता है। तो थर्ड गलत होगा, केवल 1 और 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। लिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन असत्य कथन का यहाँ पे देखिए चयन करना है, बताना कौन सा जो है वो असत्य है। तो पहला है कि क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक तकनीक है, ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है किसी द्रव की श्यानता गीजर काउंटर से मापी जाती है। देखिए जो गीजर काउंटर होता है इससे किसी द्रव की श्यानता नहीं मापी जाती है, गलत है। गीजर काउंटर से जो है वो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। जो रेडियो एक्टिविटी है इसका जो मापन किया जाता है ये गीजर काउंटर से किया जाता है। और थर्ड है अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक जो है वो बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा गलत है, तो यहाँ पे केवल कथन 2 जो है वो असत्य है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही विकल्प है बताना है। पहला है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वो नाभिक कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित हिस्सा होता है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं। देखिए गलत है, क्योंकि जो परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से बी गलत हो गया। सी है वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि समस्थानिक में जो है ना वो प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान होती है, ना कि न्यूट्रॉन की। इस वजह से सी वाला भी गलत हो गया, तो जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, केवल ए वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो ऊर्ध्वापातन का करते हैं और किसका करते हैं, क्रिस्टलीकरण का करते हैं। तो 1 और 3 सही जवाब होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आसवन विधि का उपयोग किसमें करते हैं, तो ये तरल पदार्थों में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा तरल पदार्थों के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें जो उपस्थित नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है पार्श्वीकरण का संबंध दुग्ध के निर्जलीकरण से होता है। तो जो पार्श्वीकरण का संबंध होता है वो देखिए दुग्ध के निर्जलीकरण से नहीं होता है, बल्कि वो दुग्ध के कीटाणु
शोधन से होता है, तो गलत हो गया। दूध के जो है कीटाणु शोधन से संबंधित होता है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड है जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में निर्गमित होती है, तो जो जल अपघटन होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो उष्मा के रूप में निर्गमित होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सही कथन कौन सा है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन करना है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो कि जो पोटेशियम है सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्की धातु होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। थर्ड है ऑस्मियम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है, तो ऑस्मियम जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और फोर्थ है यूरेनियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी रेडियोधर्मी तत्व है, तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। यूरेनियम जो है वो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे भारी रेडियोधर्मी तत्व है, तो चार स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है, तो देखिए जो सोडियम है इसको जो है केरोसिन में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है, क्यों? क्योंकि सोडियम में जो होता है उच्च प्रतिक्रियाशीलता होती है, इसी कारण जो है इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है कि ये वायु से भी प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे आग लगने का खतरा होता है, तो इस वजह से जो है पहला करेक्ट है। सेकंड है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। और थर्ड है मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला है चूना पत्थर को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, तो चूना पत्थर को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है प्रतिदीप्ति लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न वायुदाब, पारा वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, तो ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रतिदीप्ति लैंप होता है, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, उसमें सर्वाधिक सामान्यतः क्या भरा जाता है, तो निम्न दाब युक्त जो होती है पारा वाष्प और आर्गन, इन दो गैसों को भरा जाता है। और थर्ड है वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और एसिटिलीन है। देखिए जो वेल्डिंग में गैसों का प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन नहीं बल्कि वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थर्ड वाला जो है वो गलत हो गया और गलत विकल्प ही चुनना, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग की जाने वाली फ्रीऑन गैस को रासायनिक रूप से क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होती है गैस क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, इसको फ्रीऑन गैस के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड है अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और सही उत्तर बताना है। तो पहला है पायरीन का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, देखिए जो पायरीन है इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और जौ के अंकुरित बीजों से किण्वन से बने शराब को बियर कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बियर जो है वो जौ के अंकुरण और किण्वन से बनता है। थर्ड है एथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, देखिए जो वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है एथिल अल्कोहल को नहीं बल्कि वो मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है, मेथिल अल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, तो थर्ड वाला जो है वो गलत हो गया। फोर्थ है एक्कारेजिया 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड वाला गलत हो गया, 1, 2, 4 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो देखिए रेशम हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, तीनों ही जो प्राकृतिक बहुलक है परंतु प्राकृतिक रबड़ नहीं, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, थर्मोप्लास्टिक के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। थर्मोप्लास्टिक के संबंध में टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया और पॉलीथीन हो गया, ये तीनों ही जो है थर्मोप्लास्टिक के रूप में आते हैं, परंतु जो नियोप्रीन होता है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ विंडोज के निर्माण में किया जाता है, देखिए जो बुलेट प्रूफ विंडोज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट का किया जाता है, 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। केवलार का प्रयोग किस में किया जाता है, तो केवलार भी जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो है वो केवलार का प्रयोग किया जाता है।
और जो पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड, इसका भी प्रयोग जो है ये बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किया जाता है, उसका वस्त्र निर्माण में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो है ये वस्त्र निर्माण में प्रयोग होता है। और जो लेमिनेटेड कांच होता है, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में लेमिनेटेड कांच का भी प्रयोग जो है वो जैकेट के निर्माण में ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पैलियोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। मोरिकल्चर में किसका किया जाता है? तो इसमें शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में किसका होता है? तो पक्षियों का अध्ययन होता है। और मिरमेकोलॉजी में किसका होता है? तो चींटियों का अध्ययन मिरमेकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3, 1, 2, 4, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। सेकंड है, ह्यूगो डी व्रीस ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्यों? क्योंकि जो विकासवाद का सिद्धांत है, जिसको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, ये ह्यूगो डी व्रीस ने नहीं बल्कि ये चार्ल्स डार्विन का ही बुक है, इस वजह से ये गलत हो गया। थर्ड है, लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। देखिए जो जैव विकास है ये लैमार्क ने ही इसको बताया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सेकंड गलत हो गया, 1 और 3 सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला यहाँ पे कि पोटेशियम एक स्थूल पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि में मदद करता है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पोटेशियम जो है ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। सेकंड है, औद्योगिक पैमाने पर तरल हाइड्रोजन या तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। देखिए जो क्रायोजेनिक्स है ना, इसमें जो है हाइड्रोजन या तरल नाइट्रोजन, देखिए तरल हाइड्रोजन का प्रयोग तो होता है, परंतु यहाँ पे जो है वो तरल नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे तरल ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो तरल ऑक्सीजन होता है इसका प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। तो इस वजह से सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा, केवल एक सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है जो सही है। तो पहला है, मिथाइल अल्कोहल चीनी के किण्वन से बनता है। देखिए जो मिथाइल अल्कोहल है वो चीनी के किण्वन से नहीं बनता है, बल्कि जो चीनी के किण्वन से बनता है वो एथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एथाइल अल्कोहल जो है वो चीनी के किण्वन से बनता है, ना कि मिथाइल। इस वजह से फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड है, सर विलियम रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किया था। तो देखिए जो अक्रिय गैसें हैं, जैसे नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं, और इसकी जो खोज किया था वो सर विलियम रैमजे ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, शीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, शीरा जो है वो अल्कोहल उत्पादन के लिए कच्चा माल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कच्चा माल है उसके लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला गलत है, केवल 2 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है और सही बताना है कौन सा आंसर है जो सही होगा। तो फर्स्ट है, जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी तत्व का नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। परमाणु संलयन में क्या होता है, जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी तत्व का नाभिक बनाते हैं तो उस प्रक्रिया जो होती है उसको परमाणु संलयन कहा जाता है। सेकंड है, पोटेशियम सल्फेट नामक रसायन क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे जो क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है वो पोटेशियम सल्फेट नहीं करता, ये गलत है, बल्कि कैल्शियम सल्फेट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट, इसको जो है क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में, जो मृदा क्षारीय होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है। थर्ड है, किसी परमाणु के नाभिक को 2 छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया परमाणु विखंडन है। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। परमाणु विखंडन में क्या होता है कि जो नाभिक होता है परमाणु का, वो 2 नाभिकों में या 2 से अधिक नाभिकों में वो विभाजित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय जो परमाणु विखंडन कहा जाता है। और परमाणु संलयन में क्या होता है, तो जब 2
नाभिक, हल्के नाभिक जब ये मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको परमाणु संलयन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड गलत हो गया है, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन है जो सही है। पहला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आंसू गैस का एक प्रमुख अवयव है। देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है ये आंसू गैस का प्रमुख अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसू गैस का जो प्रमुख अवयव है वो क्लोरीन गैस है, तो वो है क्लोरीन गैस, ना कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस वजह से पहला वाला गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड है हीलियम गैस अक्रिय एवं ज्वलनशील न होने के कारण इसका उपयोग हवा से भरे गुब्बारों में किया जाता है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो गुब्बारे जो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है उसका कारण यही है क्योंकि वो अक्रिय होती है एवं ज्वलनशील नहीं है, इस वजह से उसका उपयोग जो है गुब्बारे में किया जाता है। तो यहाँ पे से केवल सेकंड वाला सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है। फर्स्ट है कि लाल फास्फोरस जब हवा और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः प्रदीप्तिमान हो जाता है। देखिए लाल फास्फोरस नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो सफेद फास्फोरस, जो सफेद फास्फोरस होता है उसको हवा और जब अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः जो है प्रदीप्तिमान हो जाता है। सेकेंड है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कार की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है और सही ही चुनना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, परंतु अन्य विकल्प को भी हम चेक कर लेते हैं। थर्ड है कि आमतौर पर पोर्टेबल जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें प्रयोग किए जाने वाला जो शुष्क सेल है, जो ड्राई सेल है, उसमें ऊर्जा का जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है। देखिए जो ड्राई सेल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं बल्कि उसमें जो है वो रासायनिक ऊर्जा, उसमें जो है केमिकल एनर्जी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे डी वाला बी और सी दोनों, तो ये गलत है, इसका जो सही जवाब होगा वो केवल बी सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो फर्स्ट है कि सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण में किया जाता है। तो देखिए जो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है ये फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव के अस्थायीकरण में किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है क्लोरोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। देखिए जो ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक जो विस्फोट है इसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का नहीं किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोबेंजीन का। ये ध्यान रखिए, इसमें नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सेकंड गलत होगा, केवल एक सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है कोकीन एरिथ्रोक्सिलम कोका पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है जो मूल रूप से अफगानिस्तान का है। तो देखिए जो कोकीन एरिथ्रोक्सिलम कोका पौधों की पत्तियों से जो प्राप्त किया जाता है ये अफगानिस्तान का नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ का है? तो ये जो है ये दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका में जो है वो मूल रूप से प्राप्त होता है, दक्षिण अमेरिका में, ना कि अफगानिस्तान में। पहला गलत हो गया इस वजह से। सेकंड है साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु या जीवन घातक संक्रमण है जो मनुष्यों में टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो देखिए जो टाइफाइड बुखार का कारण है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जो है एक ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है इसमें कि साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी सूक्ष्म जीवी है जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो स्वपोषी सूक्ष्म जीव है जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है, बताना है कौन सा कथन है जो गलत होगा। तो पहला है कि अधिवृक्क ग्रंथि कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करती है। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन को स्रावित करती है। सेकंड है सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
कि जो सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं उनके साथ साथ मुनेरा तथा एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जो जीवों का जो प्रोटिस्टा जगत है उसके अंतर्गत इन सभी को रखा जाता है। थर्ड है वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त दो अन्य आनुवांशिक पदार्थ आरएनए तथा डीएनए भी होते हैं। देखिए वायरस में जो है प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, और किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों एक नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका गलत ही पूछा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी पदार्थ की क्षार या अम्ल की जो प्रबलता ज्ञात करनी है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न H+ आयन तथा OH- आयन होते हैं उनकी संख्या पर ये निर्भर करता है। सेकेंड है शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है और उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारी, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें जो है सूचक कहा, जैसे लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर का जो हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम सूचक कहते थे। भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थों वाले घोल में सूचक मिलाए जाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। तो बिल्कुल जब भी उसमें कोई भी सूचक का प्रयोग जब किया जाएगा तो सूचक का जो रंग होगा वो बदल जाता है। उसी से यह पहचान होता है कि वो पदार्थ है जो वो क्षारीय है या वो अम्लीय है। और फिफ्थ है यदि कोई जलीय विलयन क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से कम होगा। तो देखिए गलत है। क्यों? क्योंकि जो pH वैल्यू होती है, जो pH वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 14 के बीच में होती है और 7 इसमें कांस्टेंट होता है। और जब हम 7 से कम की तरफ जाएंगे तो ये एसिड यानी ये दिखाता है कि वो कितना जो वस्तु है वो अम्लीय है, और जब 7 से अधिक होगा तो वो उसके बेस को दिखाएगा, उसके क्षारीयता को दिखाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई जलीय विलयन क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से कम नहीं होगा, गलत है, बल्कि 7 से जो है वो अधिक होगा। तो इस वजह से फिफ्थ नंबर गलत हो गया। 1 2 3 4 सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का पहचान करना है। पहला है जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वांटम थ्योरी जो दिया था वो मैक्स प्लैंक ने दिया था। सेकेंड है एक शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शुष्क सेल में किसका प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है ग्लाबर सॉल्ट कॉपर सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप है। तो देखिए जो ग्लाबर सॉल्ट है जिसको मिराबिलिट कहा जाता है, ये कॉपर सल्फेट का नहीं बल्कि ये सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो है ये सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट रूप है। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। एथेफॉन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला पौधा विकास नियामक है क्योंकि ये बढ़ावा देता है। तो एथेफॉन क्या है? यह एक पौधा विकास नियामक है। किसको बढ़ावा देता है? तो पत्ती, फूल, फलों के विच्छेदन को बढ़ावा देता है, फलों के पकने को बढ़ावा देता है, फलों की उपज को भी बढ़ावा देता है और अंकुरण को भी ये बढ़ावा देता है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि कैल्शियम फास्फाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये एसिटिलीन उत्पादित करता है। देखिए जो कैल्शियम फास्फाइड नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बाइड, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका प्रयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह जो है एसिटिलीन उत्पादित करता है। सेकेंड है प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली गैस जो थी वो मस्टर्ड गैस थी। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो सबसे ज्यादा यूज की गई थी गैस का वो मस्टर्ड गैस थी। और थर्ड है 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कीटनाशक संयंत्र में 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एमपीपीएससी जो है ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछती है, मतलब ये क्वेश्चन तो बार बार वो पूछती ही है क्योंकि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसका डेट पूछती है, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 की हुआ था। और कौन सी गैस थी? तो वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, फर्स्ट वाला गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है।
पहला है एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन का उपयोग आमतौर पर सिगरेट लाइटर में किया जाता है। देखिए जो सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है वो तरलीकृत पेट्रोलियम जो गैस होता है ब्यूटेन, इसी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकेंड है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को आमतौर पर ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो नीला थोथा कहा जाता है वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। और थर्ड है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग पेलाग्रा रोग का कारण बनता है। देखिए जो मानव आहार में पालिश किए हुए जो चावल का उपयोग किया जाता है उससे पेलाग्रा रोग नहीं बल्कि उससे बेरी बेरी रोग होता है, उससे जो है वो बेरी बेरी रोग होता है। और आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि बेरी बेरी जो रोग होता है वो कौन सी विटामिन से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो है थर्ड वाला गलत है, 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कॉपर के यौगिक पटाखों को नीला रंग प्रदान करते हैं। देखिए जो पटाखों में नीला रंग का कारण है वो है कॉपर के यौगिक। सेकेंड है पटाखों को जो हरा रंग प्रदान करता है वो है बेरियम, बिल्कुल करेक्ट है। हरा रंग कौन देता है, तो बेरियम देता है। और पटाखों को जो लाल रंग देता है वो कौन देता है, लिथियम। लिथियम जो है लिथियम ला से लाल रंग, तो लिथियम जो है वो लाल रंग पटाखों को प्रदान करता है। और सोडियम पटाखों को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो सुनहरा पीला रंग जो है वो सोडियम प्रदान करता है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। एथिलीन के कुछ उपयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो एथिलीन के उपयोग, तो ये मस्टर्ड गैस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी इसका प्रयोग होता है, और धातुओं को काटे तथा जोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ है कि पॉलीथीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और एक कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो है इसका उपयोग जो है वो कीटनाशक के रूप में नहीं किया जाता है, ये 5 होगा, 5 वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही है केवल 1 2 3 4 सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्विच, बर्तन के हैंडल आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट का, इसका सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। टेफ्लॉन, देखिए टेफ्लॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो टेफ्लॉन जो है ये जो हमारे नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं, जो नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं इसमें जो है टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो परलॉन है, परलॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये जो परलॉन होता है इसी को जो है नायलॉन 6 भी कहा जाता है, इसी को जो है नायलॉन 6 भी कहा जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो रेसे या प्लास्टिक, टायर, कार्ड या रस्सी के सृजन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो टैक्सोल है, टैक्सोल जो है ये कैंसर रोधी पदार्थ के सृजन में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जो कैंसर रोधी पदार्थ के सृजन में जो है टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है और सही उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल तथा सल्फर का मिश्रण होता है। देखिए जो गन पाउडर होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल तथा सल्फर का मिश्रण होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है कि पिक्रिक अम्ल फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जो पिक्रिक अम्ल होता है या इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहा जाता है, ये जो है वो फिनॉल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है आधुनिक ट्राई नाइट्रोफिनॉल के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। देखिए जो आधुनिक डायनामाइट है उसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ना कि आधुनिक ट्राई नाइट्रेट फिनाल के निर्माण में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्राई नाइट्रेट फिनाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा डायनामाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो डायनामाइट है, डायनामाइट के निर्माण में जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो ऑक्टेन नंबर होता है वो ईंधन की गुणवत्ता को मापता है, और पेट्रोल की जो गुणवत्ता की माप होती है वो इसी ऑक्टेन नंबर के द्वारा ही होता है। सेकेंड है कि ईंधन का उष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। देखिए जो किसी भी ईंधन के जो 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो प्राप्त उष्मा की मात्रा होती है उसका जो उष्मीय मान होता है उसी को जो है वो ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है, और इसका जो मान निकाला जाता है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है।
थर्ड है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर प्रकृति में क्षारीय होता है। देखिए अगर जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे उससे जो सोडा बन के आएगा उसकी प्रकृति जो क्षारीय नहीं होगी बल्कि उसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। तो इस वजह से जो है सी वाला गलत हो गया, केवल ए और बी सही। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। देखिए गलत है, क्यों? क्योंकि जो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है ना, इसको कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में किसको जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। देखिए बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो कास्टिक सोडा है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और जो बेकिंग सोडा है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा। थर्ड है यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो वॉशिंग पाउडर है वो है कौन? सोडियम कार्बोनेट। और फोर्थ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सही है वो 3 और 4 सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, केवल 3 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का पहचान करना है। तो पहला है किसी रासायनिक तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म विशिष्ट गुण उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो कोई भी देखिए जो रासायनिक तत्व होता है उसका जो सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण होता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड है किसी परमाणु की परमाणु संख्या को न्यूट्रॉन की संख्या का पता चलता है। तो देखिए किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या का पता नहीं चलेगा बल्कि प्रोटॉन की संख्या का पता चलेगा, इस वजह से ये गलत हो गया। थर्ड है तरंग कण द्वैत प्रकृति के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो तरंग कण द्वैत प्रकृति होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी नेचर, तो इससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग दोनों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प देखते हैं। पहला है कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसा से बने पात्र में रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो भी रेडियोधर्मी वस्तु होती है, जो भी रेडियो एक्टिव आइटम होते हैं उनको जो है वो सीसा से बने पात्र में रखना चाहिए। सेकंड है बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए जो बीटा किरणें होती हैं उनके उत्सर्जन से जो है वो संभारिक आइसोबार्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है एक रेडियोधर्मी धातु प्लूटोनियम जो हवा के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है। देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो प्लूटोनियम है वो हवा के संपर्क में आता है तो वो पीला हो जाता है। थर्ड है रेडियो कार्बन डेटिंग जानवरों और पौधों की जीवित अवशेषों की आयु निर्धारित करने की ये विधि है। तो भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट करेक्ट, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है, बताना कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो फर्स्ट है कि परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो परमाणु बम होता है, एटॉमिक बम जो होते हैं वो जो है वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के थ्योरी पे ये कार्य करते हैं। सेकंड है हाइड्रोजन बम जो होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए भी बिल्कुल करेक्ट है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो अनियंत्रित वहां पे नाभिकीय संलयन होता है और परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। अभी हमने पीछे देखा नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जो एक परमाणु का नाभिक होता है जब वो दो समान या असमान मतलब दो छोटे छोटे नाभिकों में जो है वो विखंडित हो जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे जो एनर्जी होती है भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि जब दो छोटे छोटे हल्के नाभिक हैं, दो या दो से अधिक, वो मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसमें भी जो है एनर्जी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बम जो है वो यही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर काम करता है। और थर्ड है कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रिनो का अवशोषण करने हेतु सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है।
देखिए यहाँ पे जो है सिलिकॉन धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे जो है वो बोरान धातु, उसको नियंत्रित करने के लिए बोरान धातु का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिलिकॉन का। इस वजह से थर्ड गलत हो गया। फोर्थ है परमाणु प्रस्फोटन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 2 और फोर्थ ये सही है, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है कि एल्यूमिनियम भूपर्पटी में पाई जाने वाली दूसरी सबसे प्रचुर धातु है। देखिए गलत है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये भूपर्पटी में पाई जाने वाली दूसरी नहीं बल्कि सर्वाधिक प्रचुर धातु है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जो है प्रचुर धातु है, ना कि ये सेकंड पे है। दूसरी जो सबसे प्रचुर धातु है वो है आयरन, ध्यान रखिएगा। जो दूसरी सबसे प्रचुर धातु है वो है आयरन, इस वजह से फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहा मिलाया जाता है। थर्ड है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और फोर्थ है पायराइड को मूर्खों का सोना के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पायराइड या इसको आयरन सल्फाइड भी कहा जाता है, जिसको मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला गलत है, तो 2, 3, 4 सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, तो गलत विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। तो पहला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को आमतौर पर पायरीन भी कहा जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है इसमें कि आयोडोफॉर्म का उपयोग घावों की ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है वो घावों की ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है। थर्ड है लुई पास्चर ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। देखिए जो पेनिसिलिन का आविष्कार है वो लुई पास्चर ने नहीं किया था, बल्कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और फोर्थ है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक को नोबल का तेल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है उसको नोबल का तेल कहा जाता है, जो कि एक विस्फोटक है। तो यहाँ पे गलत विकल्प का चयन करना था, तो सी वाला गलत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला है कि आंवले में आंतरिक परिगलन रोग मैगजीन की कमी के कारण होता है। तो देखिए जो आंवले में आंतरिक परिगलन रोग होता है मैगजीन नहीं बल्कि वो बोरान की कमी के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बोरान की कमी के से होता है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। सेकंड है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है वो बोरान की कमी से होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और थर्ड है सलजम में जो वाटर कोर रोग होता है वो मैगजीन की कमी के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है फूल गोभी में जो विप टेल रोग होता है वो मोलिब्लेडनम की कमी के कारण होता है, ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला है अर्गट रोग। अर्गट रोग बाजरा की फसल में होने वाला एक रोग है, तो देखिए जो अर्गट रोग है ये बाजरा की फसल में होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है टिक्का या पर्णचित्ती रोग मूंगफली की फसल में होने वाला रोग है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मूंगफली में कौन सा रोग लगता है तो उसमें उसको टिक्का रोग कहते हैं या पर्णचित्ती रोग कहते हैं। थर्ड है करनाल बंट रोग अरहर की फसल में होने वाला रोग है। देखिए जो करनाल बंट रोग है ना ये अरहर की फसल में नहीं बल्कि ये गेहूं की फसल में होता है। अरहर की फसल में कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो है वो विल्ट रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। अरहर की फसल में जो है वो विल्ट रोग होता है। फोर्थ है विल्ट रोग गेहूं की फसल में होने वाला रोग है, नहीं गलत है। अभी हमने देखा गेहूं की फसल में जो है वो करनाल बैंट हो रहा है, विल्ट रोग किस में हो रहा है? तो वो जो है वो अरहर की फसल में हो रहा है। तो यहाँ पे 3 और 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, बताना है कौन सा विकल्प है जो गलत है। तो फर्स्ट है कि मछलियों में सैप्रोलेग्रिया रोग कवक के कारण होता है, तो जो सैप्रोलेग्रिया जो रोग होता है मछलियों में होता है ये, और कवक की कमी के कारण होता है, कवक से ये होता है, तो बिल्कुल जो है करेक्ट है। सेकेंड है जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें आफरा रोग होता है, और जो आफरा रोग होता है वो दूषित आहार के कारण होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। सी है गायों में मिल्क फीवर रोग जो होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो मिल्क फीवर रोग होता है गायों में ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और इसमें डी है जापानी एंसेफेलाइटिस रोग जो है वो हृदय को प्रभावित करता है, तो देखिए बिल्कुल गलत है। जो जापानी एंसेफेलाइटिस रोग होता है वो हृदय को प्रभावित नहीं करता है बल्कि वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है,
तो मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, इसलिए डी वाला जो है वो गलत है, सही गलत ही चयन करना, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन बड़ी आंत में होता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसका पाचन बड़ी आंत में नहीं बल्कि इसका जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, इस वजह से जो है फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड है आहार नाल का सबसे लंबा भाग इलियम होता है, तो जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो इलियम होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और थर्ड है कि लार में मौजूद एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है वो मुंह में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और फोर्थ है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित करना होता है। देखिए जो बिना पचे भोजन से पानी अवशोषित करने का कार्य करती है वो छोटी आंत नहीं बल्कि वो बड़ी आंत करती है, तो इस वजह से फोर्थ वाला भी जो है वो गलत हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है कि जीवधारी थर्मोरेगुलेशन के माध्यम से अपने शरीर का आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्मोरेगुलेशन के माध्यम से ही जो जीवधारी होते हैं वो अपने शरीर का आंतरिक टेम्परेचर बना के रखते हैं। सेकंड है अग्नाशय का रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करता है, तो बिल्कुल सही। जो पैंक्रियास से रस स्रावित होता है वो प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और वसा के पाचन में सहायता करता है। थर्ड है कुत्ते के जीभ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। कुत्ता इसीलिए गर्मियों में बार बार जो है वो मुंह जीभ अपना निकाल करके सांस लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो जीभ होती है वही उनके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फोर्थ है विटामिन पचते नहीं है बल्कि जठराग पथ में अवशोषित होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो विटामिन होते हैं उनका पाचन नहीं होता है बल्कि उनका जो अवशोषण होता है वो जठराग्नि में होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और सही उत्तर बताना है। तो पहला है कि मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो मनुष्य का हृदय होता है वो हमारे छाती के मध्य से थोड़ा सा बाईं ओर होता है। और सेकंड है एक सामान्य मानव का हृदय का जो वजन होता है वो लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है मानव जो हृदय है वो सामान्यतः प्रति मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है मानव हृदय 4 मुख्य कक्षों में विभाजित होता है जिसको 4 चैम्बर्स कहा जाता है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है ये। और फिफ्थ है हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती है जो विद्युत तरंग उत्पन्न करती है और इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे सारे स्टेटमेंट करेक्ट, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 1 लीटर कम रक्त होता है, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। महिलाओं में जो है वो पुरुषों की तुलना में 1 लीटर कम होता है। और रक्त क्या होता है, तो देखिए रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो रक्त होता है ना इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। और ये कैसा हो गया, तो ये एक क्षारीय हो गया, एक क्षारीय हो गया। इसका जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। जो इंसुलिन नामक हार्मोन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय से होता है और ये रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित करता है। फोर्थ है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जिससे मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होता है, तो भी ध्यान रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला है कि लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं, देखिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है वहां पे डेवलप होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिनों का होता है, तो देखिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है जो आरबीसीज होती है इनका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है, ना कि 13 से 20 दिनों का, इस वजह से सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड है कि प्लीहा जो है वो पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, तो बिल्कुल सही है। प्लीहा या तिल्ली जो होती है पुरानी लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं। और फोर्थ हो गया यहाँ पे कि हमारे रक्त का लगभग 55% भाग जो है वो प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है,
तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे जो रक्त होता है उसका लगभग 55% भाग प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है और प्लाज्मा में जो है वो 92% क्या होता है तो पानी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिफ्थ है हमारे रक्त का लगभग 45% भाग जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स के द्वारा निर्मित होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे केवल 2 वाला गलत है और सही है 1, 3, 4, 5, तो इसका सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया और थकान एवं कमजोरी होती है? तो एनीमिया और थकान एवं जो कमजोरी रोग होता है यह हमारे बॉडी में होती है, तो ये किसकी कमी से होती है? तो ये होता है फोलिक एसिड की कमी से। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। फोलिक एसिड ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है और सही उत्तर बताना है। तो पहला है कि लिगामेंट जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़े रखता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लिगामेंट जो होता है वो एक संयोजी ऊतक है और एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ करके ये रखता है। सेकंड है एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो जो कंडरा होता है ये मांसपेशी को जो है वो हड्डी से जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ये ऊतक होता है। और फोर्थ है एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम रक्त होती है, तो ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घर्षण के संबंध में तो पहला है कि माचिस की तीली घर्षण के कारण ही जलती है। देखिए जो माचिस की तीली जलती है वो फ्रिक्शन की वजह से जलती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है किसी वाहन के टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल वाहन को रोकने में मदद करता है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है उष्मा उत्पन्न करने के लिए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने का कारण जो है वो घर्षण है, तभी जब हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो उससे जो उष्मा उत्पन्न होती है वो घर्षण की वजह से ही होती है। फोर्थ है चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच घर्षण हमें लिखने में मदद करता है, तभी बिल्कुल करेक्ट है। इसी की वजह से जो है हम कोई भी चीज लिख पा रहे हैं घर्षण की ही वजह से। तो यहाँ पे देखिए चारों स्टेटमेंट घर्षण से संबंधित सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि गहरे समुद्र में गोताखोर जो है हवा के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो गोताखोर है जब वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो अपने सांस लेने के लिए जो अपने साथ वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें जो है हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा होता है। सेकेंड है जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंजर गैस होती है वो जिनॉन गैस होती है। और थर्ड है हवा में कैल्शियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। देखिए जो पीतल का रंग फीका पड़ता है वो कैल्शियम सल्फाइड की वजह से नहीं पड़ता, ये गलत है, बल्कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो है पीतल का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पे थर्ड गलत होगा, केवल 1 और 2 सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और सही उत्तर बताना है। तो पहला है पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो कोशिका झिल्ली होती है पौधों में उसके अतिरिक्त एक बाहरी जो मोटी परत होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। सेकंड है कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। थर्ड है जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की कमी होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ये कोशिका भित्ति पाई जाती है ये केवल जो है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, जिसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे गलत विकल्प बताना है। तो पहला है पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। देखिए जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकेंड है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। और थर्ड है लार में जो मौजूद टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, तो भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्च के पाचन में कौन मदद करता है, तो टाइलिन करता है। और टाइलिन कहाँ पे होता है, तो ये लार में मौजूद होता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है, आल जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि मनुष्य के पास 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां
लाल ग्रंथियां, यकृत तथा अग्नाशय होती है। देखिए जो मनुष्य के पास होती है वो 3 प्रकार की पाचन ग्रंथि होती है। वो एक तो लाल ग्रंथि होती है, एक यकृत होती है और तीसरा अग्नाशय होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है विटामिन डी की उपस्थिति में मानव शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, विटामिन डी की उपस्थिति में जो हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण होता है वो बढ़ जाता है। थर्ड है छोटी आंत की जांच को कोलोनोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। देखिए जो छोटी आंत की जांच होती है उसको कोलोनोस्कोपी नहीं कहा जाता, बल्कि जो बड़ी आंत की जांच होती है, बड़ी आंत की जांच को जो है वो कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। तो थर्ड वाला गलत हो गया। यहाँ पे 1 और 2 सही, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है यहाँ पे कि यकृत लीवर बिना किसी एंजाइम को स्रावित किए पाचन में मदद करता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, लीवर जो है वो बिना किसी एंजाइम का स्राव किए ही पाचन करता है। और सेकंड है लीवर जो है वो त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग है। तो लीवर जो है वो त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में जो है वो सहायता करता है, सहायक अंग है उसका। बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है अल्कोहल के विषहरण के लिए लीवर जिम्मेदार होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ है लीवर जो है यकृत जो है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए पांचों स्टेटमेंट सही, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। तो पानी में कौन सा विटामिन है जो घुलनशील नहीं है। देखिए विटामिन जो है दो तरीके से घुलनशील, एक तो वसा में घुलनशील होते हैं और एक पानी में घुलनशील। तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी में घुलनशील नहीं है, वसा में कौन से घुलनशील है। देखिए पानी में कौन कौन से घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो थायमिन ये तो विटामिन B3 का नाम है, तो ये तो घुलनशील होगा नहीं। नियासिन जो है ये भी विटामिन B1 का नाम है, तो ये भी नहीं होगा। बायोटीन जो है विटामिन B7 का नाम है, तो ये भी पानी में घुलनशील होगा। तो पूछ रहा पानी में घुलनशील कौन नहीं, तो इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है वे पानी में घुलनशील हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है नीला हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड है नील हरित शैवाल एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीवाणु है। देखिए जो नील हरित शैवाल है ये बहुकोशिकीय नहीं बल्कि ये एक कोशिकीय, ये ध्यान रखिएगा, ये एक कोशिकीय जो जीवाणु है, इस वजह से सेकंड गलत हो गया। थर्ड है कि नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संस्थापित करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। और फोर्थ है नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। तो ये भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नील हरित शैवाल होता है ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करता है और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसका भूमि में स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो जो करेले में कड़वाहट होती है वो किसकी वजह से होती है। तो करेले में जो कड़वाहट होती है देखिए वो कुकुरबिटासिन की वजह से नहीं होती है, गलत है। करेले का जो कड़वाहट होता है वो मोमोडिरसिन की वजह से होता है, मोमोडिरसिन की वजह से होता है। और गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और लहसुन में जो तीसरा रंग होता है वो एलिसिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए 2, 3, 4 सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलें जैसे गाजर, प्याज, पालक पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत ये आती हैं। तो देखिए जो गाजर हो गई, प्याज हो गई, पालक हो गई, ये सभी हमें बताना है कि कौन से भाग इनका खाया जाता है बेसिकली। देखिए ये सभी का अलग अलग भाग प्रयोग में लाते हैं, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए जो पालक है, सॉरी जो गाजर है, पहले गाजर देख लेते हैं। तो जो गाजर है तो गाजर का हम लोग क्या खाते हैं, तो गाजर का हम लोग जड़ यूज करते हैं। उसके बाद से प्याज है, तो प्याज का क्या हम लोग यूज करते हैं, तो प्याज का तो हम तना यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जो पालक है तो पालक की हम क्या खाते हैं, तो पालक की तो हम पत्तियां खाते हैं। तो इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग के इलाज के लिए बेडाक्विलिन नामक दवा का उपयोग कम से कम 3 अन्य दवाओं के साथ किया जाता है।
तो किस मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग के इलाज में इसका मिडाक्विलिन जो नामक दवा होती है इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो टीबी के लिए, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इसके उपचार में किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्रोकोली, नेटल नामक वनस्पति और पालक में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है जो ब्रोकोली, नेटल नामक वनस्पति और पालक में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है ब्रोकली और पपीता में। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ये नेटल जो नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है, जो नेटल नामक वनस्पति होती है उसके कांटों में ये पाया जाता है। और ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है पालक में, टमाटर में। और तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन तीनों में कौन सा पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में ही जो है वो अलग अलग विटामिन पाए जा रहे हैं, सॉरी अलग अलग एसिड पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है डच मेटल तांबा तथा एल्युमिनियम से बनी एक मिश्र धातु है। देखिए जो डच मेटल होता है ना, डच मेटल में तांबा तो होता है परंतु तांबा के साथ एल्युमिनियम नहीं होता है, बल्कि इसके साथ जो है वो जस्ता होता है। तो इस वजह से पहला गलत हो गया। सेकंड है सोल्डर टिन तथा लेड से बनी एक मिश्र धातु है। देखिए जो सोल्डर है ना ये इसमें टिन और लेड होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है कांस्य, कांस्य में जो है वो तांबा और टिन से बना मिश्र धातु, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकिल इन तीनों से बनी हुई धातु होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2, 3, 4 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही जवाब बताना है। देखिए विटामिन ए, विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का क्या नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है? तो फाइलोक्लोविनोन इसका नाम है। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो सी, इसका जो है वो सही मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन और ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए गलत विकल्प का चयन करना है 100 नंबर क्वेश्चन में। तो पहला है कापर नामक लघु खनिज की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो कापर नामक धातु है इसकी कमी से जो होता है वो एनीमिया रोग होता है। सेकंड है कि मैग्नीज नामक लघु खनिज की कमी से रुधिर छीड़ता रोग तथा मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। तो देखिए जो रुधिर छीड़ता और जो मानसिक संबंधी जो विकार होता है वो मैग्नीज नहीं बल्कि वो कोबाल्ट की कमी से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट की कमी से होता है, इसलिए सेकेंड वाला गलत हो गया। थर्ड है आयोडीन नामक लघु खनिज की कमी से घेंघा रोग तथा मंद शारीरिक विकास होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा और मंद शारीरिक विकास। और फोर्थ है जिंक नामक लघु खनिज की कमी से खुरदरी, त्वचा तथा भूख की कमी हो जाती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका यहाँ पे गलत विकल्प ही चयन करना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो देखिए इसी के साथ जो है हमारा ये टेस्ट समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।